इवनिंग बच्चों, आज हम पार्ट 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, उसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो भी प्रश्न विभिन्न टॉपिकों से बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है। देखिए, ये हमने रिवीजन वीडियो में भी देखा था कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं कि एकांक आवेश को सेल के बाहर यानी सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से सदैव कम होती है, क्योंकि जब सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुछ विभव पतन सेल के आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर हो जाता है और उसका मान होता है I r। ये आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन हो जाता है, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टता V का मान E से कम प्राप्त होता है। कितना कम होता है? IR के बराबर कम होता है। इसलिए ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका बार बार उपयोग हमने किया है। दूसरा सवाल देखिए, इस चित्र में हम विभिन्न धाराएं आती हुई और जाती हुई देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि धारा I का मान कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए, ये आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं। तो आने वाली धाराओं का योग यहाँ पर हम देखें तो 0.7 प्लस 1.2, तो कुल आने वाली धारा कितनी होगी? 1.9 एम्पियर। अब जाने वाली धाराओं को अगर हम देखें तो जाने वाली धाराएं 1, 2, 3 हैं। तो इन तीनों को अगर जोड़ें तो 0.1 प्लस 0.8 और प्लस I, तो जाने वाली धाराओं का योग हो गया 0.9 प्लस I। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर आने वाली धाराओं को जाने वाली धाराओं के बराबर यहाँ पर रख देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से I का मान हमें 1 एम्पियर प्राप्त होता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसा सवाल आने पर हमको इसको गलत करके नहीं आना है। अगला सवाल है कि एक विभव मापी का प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं मान लीजिए, और उस विभव मापी के प्रैक्टिकल में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल तार पर 35 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। यानी कि यदि उस सेल का विद्युत वाहक बल 1.25 वोल्ट है, हमने उस सेल को उसमें लगा दिया द्वितीयक परिपथ में, तो उसके लिए संतुलन लंबाई 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। अब उस सेल को हटाकर हमने एक दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता नहीं है वो हमने लगा दिया, और अब उस सेल को हम जोकी की सहायता से संतुलित करके देख रहे हैं। तो हमें संतुलन लंबाई दूसरे सेल के लिए, अज्ञात सेल के लिए 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो सवाल है कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम कर सकते हैं, और उसका सूत्र आता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, जहाँ पर E1 E2 विद्युत वाहक बल है और L1 L2 संतुलन लंबाइयाँ हैं। हमें E1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1.25 वोल्ट, हमें E2 का मान ज्ञात करना है, और L1 L2 दिए हुए हैं 35 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। तो हम इस सिंपल से सवाल को इस सूत्र में रख देते हैं, तो हमें E2 का मान यहाँ से ज्ञात हो जाता है। कितना आता है? 2.25 वोल्ट। इस तरह का सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और हमें ऐसा सवाल गलत करके नहीं आना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे सवाल हमारी परसेंटेज बनाने में सहायक होते हैं। देखिए अगला सवाल अगर हम देखें, देखिए अगला सवाल, यदि x बराबर 4 ओम है और y बराबर 48 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर है के चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y के संगत मान क्या होंगे, ये सवाल है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि x क्या है। x 4 ओम है तो x प्रतिरोध है, और y कितना है? 48 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या है? किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। अर्थात यहाँ पर y किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रतिरोधकता को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिरोधकता मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब ऐसे चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y के मान क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि
किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चालकों की लंबाई आधी कर रहे हैं, तो प्रतिरोध जब लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा नया वाला 4/2 यानी 2 ओम। लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी आधा हो गया। ये तो हो गई प्रतिरोध की बात। अब बात करते हैं हम प्रतिरोधकता की, और प्रतिरोधकता क्या है यहाँ पर 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। और आप ये बात ध्यान रखिए, प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का गुण होता है, ना कि सैंपल का गुण। अर्थात मान लो हमने कहा ये पेन सोने से बना हुआ है, या ये कहें कि ये पेन तांबे का बना हुआ है। अब हमने कहा कि देखो इस पेन को हमने खोल दिया, ये ढक्कन अलग है और पेन अलग है, ये भी तांबे का बना हुआ है, ये भी तांबे का बना हुआ है, तो हम कहेंगे इनके प्रतिरोध क्या होंगे, तो इसका प्रतिरोध अलग होगा ढक्कन का, और इस पेन का प्रतिरोध अलग होगा। लेकिन हम प्रतिरोधकता की बात करें तो इस ढक्कन की प्रतिरोधकता भी वही होगी जो इस पेन की प्रतिरोधकता होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है और ये दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। जबकि प्रतिरोध किसका गुण है, प्रतिरोध सैंपल का गुण है, कि हम छोटा सैंपल ले रहे हैं या बड़ा सैंपल ले रहे हैं। इसलिए वाई प्रतिरोधकता पर लंबाई आधी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है आधा करने पर भी उसी पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए प्रतिरोधकता उसकी चेंज नहीं होगी। ऐसा सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये पहले भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो इस तरह का सवाल हमको ध्यान में रखना है। देखिए अगला सवाल मीटर सेतु से संबंधित सवाल है, जिसमें ये मीटर सेतु का तार है AC, इसके ऊपर एक ज्ञात प्रतिरोध R 4 ओम का लगा हुआ है। ज्ञात प्रतिरोध कितना लगा हुआ है 4 ओम, और अज्ञात प्रतिरोध कितना है S है, और नीचे एक सेल लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमने ज्ञात प्रतिरोध में से जब 4 ओम का प्रतिरोध निकाला और हमने गैल्वेनोमीटर से उसको संतुलित किया, तो हम देखते हैं कि इस 4 ओम के लिए संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त होती है, 40 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध S का मान कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, और उसके लिए सूत्र होता है S = 100 - L/L × R, जहाँ पर L क्या है, ज्ञात प्रतिरोध के लिए संतुलन लंबाई है। यहाँ पर हम देखते हैं 100 क्या है, इस पूरे तार की लंबाई है, और मीटर सेतु में जो तार होता है वो 1 मीटर का होता है, और यहाँ पर हम 1 मीटर को क्या लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर। इसलिए हमको यहाँ पर L जो लंबाई 40 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, इसको SI पद्धति में मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 किस में लिया हुआ है, सेंटीमीटर में लिया हुआ है। तो ऊपर भी लंबाई सेंटीमीटर में है और नीचे भी लंबाई सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पर L लंबाई 40 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सीधे ही L का मान 40 रख देंगे। तो हम देखते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध S का मान हमको 6 ओम प्राप्त होता है। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो इस तरह का सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि मीटर सेतु से ज्ञात प्रतिरोध के लिए संतुलन लंबाई देगा और अज्ञात प्रतिरोध S का मान पूछेगा। तो हमें सीधा ये सूत्र लगाना है, मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का ये जो सूत्र है इसको लगाना है और यहाँ पर इस मान को रख देना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए छात्रों आपको ये सवाल गलत नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, कार्बन प्रतिरोध से संबंधित सवाल है। ऐसा सवाल हमने रिवीजन वीडियो में देखा था कि इस कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 4 वलय बनी हुई हैं और उन चारों वलयों के नाम दे रखे हैं। पहली वलय नीली है, दूसरी लाल है, तीसरी नारंगी है और चौथी स्वर्ण वलय है। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो हमने जो एक टेबल बनाई थी कोडिंग की, उसके अंदर हमने लिखा था बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइब। तो उसमें हमने कोडिंग देखी थी और उसमें कोडिंग के हिसाब से हमने जो नंबरिंग की थी उसमें नीले रंग को दिया था 6, लाल को दिया था 2, नारंगी को 3 और स्वर्ण के लिए ±5%। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं इसको? शुरू के 2 अंकों को सीधे लिखेंगे हम, जैसे नीले के लिए 6 है तो 6, लाल के लिए 2 है तो 2, इन दोनों को हमको लगातार लिखना है। फिर गुणा का निशान लगाना है और तीसरी जो वलय है उसका कोड कितना है 3, तो उसको हमको 10 की घात के रूप में लिखना है। ये लिखने का तरीका है, सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें। शुरू की 2 वलयों के जो कोड है उनको डायरेक्ट लिखना है, फिर गुणा का निशान लगाना है, तीसरी वलय का जो कोड है उसको 10 की घात के रूप में लिखना है और फिर प्लस माइनस करके
जो चौथी वलय है उसकी जो सहता है यानी टॉलरेंस है उसको हमको प्लस माइनस करके यहाँ लिखना है, परसेंट करके लिखना है और लास्ट में उत्तर में ओम लगाना है। यहाँ पर क्या लिखना है? ओम। तो इस तरह से हम कार्बन प्रतिरोध की यदि वलयों के रंग दे रखे हैं तो उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक ही धातु के दो टुकड़ों की प्रतिरोधकता ρ1 ओम मीटर व ρ2 ओम मीटर है, तो ρ1 एवं ρ2 का अनुपात क्या होगा? देखिए अभी हमने बताया था आपको कि जब एक ही धातु के चाहे कितने ही टुकड़े ले लो आप, उनकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक ही धातु के बने हुए हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधकता सब टुकड़ों की समान होगी। इसलिए ρ1 और ρ2 का अनुपात 1:1 होगा, यानी बराबर होंगी ρ1 एवं ρ2। फर्क किस पे पड़ता है? प्रतिरोध पर पड़ता है। अगर हम चालक तार की लंबाई आधी कर दें या दुगनी कर दें या उसका तार जो है हम पतला या मोटा कर दें तो प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन यही दो टुकड़े अगर अलग अलग धातु के होते, एक सोने का होता एक चांदी का होता, तो फिर ρ1 एवं ρ2 का अनुपात कुछ ना कुछ निकल कर आता, क्योंकि दोनों अलग पदार्थों के बने हुए हैं, इसलिए दोनों की प्रतिरोधकता अलग होती। यहाँ पर एक ही पदार्थ के बने हुए हैं इसलिए उनकी प्रतिरोधकता समान होगी। इसलिए इस तरह का प्रश्न हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? ये हमने आपको वीडियो में बताया था कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ये बल नहीं होता है, ये विभवांतर होता है। सेल के जो टर्मिनल होते हैं उनका विभवांतर होता है, इसलिए विभवांतर यानी यहाँ पर विद्युत वाहक बल की जो इकाई होगी वो वोल्ट होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का विभवांतर ही है, इसलिए इसका मात्रक या इकाई क्या होगी? वोल्ट होगी। अगला सवाल है, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? ये हमने आपको वीडियो में बताया था कि ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। यानी ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक हैं वो चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और यदि अर्धचालकों को हम ठंडा करें, उनका ताप कम करें, तो हम देखते हैं कि अर्धचालक कुचालकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला सवाल है, आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक व विमा क्या होती है? अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी हो उसके अंदर हमने गतिशीलता के बारे में बताया था कि गतिशीलता म्यू बराबर Vd/E। Vd क्या है? अपवहन वेग है, और E है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर E विद्युत वाहक बल नहीं है, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र है। तो अपवहन वेग एवं विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? सबसे पहले हम वेग का मात्रक लिखेंगे, क्योंकि Vd क्या है? अपवहन वेग है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और नीचे क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका अन्य मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है। 3 मात्रक हैं ई के, हम तीनों में से कोई सा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा सवाल उत्तर जो है गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ई का मान रख रहे हैं, ई का मात्रक रखें वोल्ट प्रति मीटर, तो हमने इसका वोल्ट प्रति मीटर मात्रक यहाँ पर रख दिया है। तो ऊपर हम देख रहे हैं मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, और नीचे देख रहे हैं हम सेकंड गुना वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति वोल्ट। और इसकी विमा क्या होगी? ऊपर हम वेग की विमा लिख देंगे और नीचे विद्युत क्षेत्र की विमा लिख देंगे, तो दोनों का भाग जब लगाएंगे तो हमको गतिशीलता की विमा ये प्राप्त होगी। अगला सवाल देखिए, कार्बन प्रतिरोध से संबंधित सवाल है। इस बार कार्बन प्रतिरोध का मान दिया गया है और वलय के रंगों के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से रंगों की वलय होगी। यहाँ पर हमें कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है 36 × 10⁻² ± 5% ओम। ये मान कार्बन प्रतिरोध का दिया हुआ है और वो वलय के रंग पूछ रहा है। तो हम देखते हैं शुरू की दोनों जो डिजिट हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले डिजिट है 3, तो 3 नंबर किसका है? नारंगी का। आप अगर उस टेबल को देखें कोडिंग वाली को, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 3 नंबर कोडिंग किसकी है? नारंगी की है। ध्यान रखें, कोडिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। इसलिए यहाँ पर 3 नंबर किसका है? नारंगी का है। 6 नंबर किसका है? नीले का है। तो ये तो होगी शुरू की 2 कोडिंग। अब हमें तीसरी वलय देखनी है, तो तीसरी वलय को हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर 10 की घात कितनी है? 2, अतः कोड कितना हो गया? 2 होगा इसका, ना कि 10 की घात 2। कोडिंग क्या होगी इसकी? 2 होगी। जो 10 की घात होती है वो उसकी कोडिंग होती है। यहाँ पर 10 की घात कितनी? 2, इसलिए दूसरा नंबर किसका है? लाल रंग का। तो तीसरी वलय लाल रंग की होगी। चौथी वलय हम इस प्लस माइनस में जो लिखा होता है उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर ±5% लिखा हुआ है, और ±5% सुनहरी या गोल्डन कलर की वलय होती है। अगर ये ±10% होता तो ये वलय
चमकीली रजत कलर की होती, सिल्वर कलर की। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन प्रतिरोध के जो सवाल है उल्टे और सीधे सवाल दोनों तरह से पूछ सकते हैं। वलय का रंग दे रखा है तो प्रतिरोध पूछेगा, और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है तो वलय के रंग पूछ सकता है। देखिए अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है, इसकी दो सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम हमने जब रिवीजन वीडियो देखी थी उसमें पढ़ा था, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की परिभाषा क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल आदि स्थिर हों तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा R, और यहाँ पर R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। ये ओम का नियम है। अब ओम के नियम की दो सीमाएं हैं कि ओम का नियम केवल धात्विक जो चालक होते हैं, यानी जो धातुओं से बने होते हैं, यानी सुचालक होते हैं, उनके लिए ही लागू होता है, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें। भौतिक अवस्थाएं कौन सी, ताप और क्षेत्रफल। दूसरी सीमा क्या है कि ओम का नियम अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि ये जो अर्धचालक होते हैं ये अनओमीय प्रतिरोध होते हैं, इसलिए ओम का नियम इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये ओम के नियम की दो सीमाएं हैं। अगला सवाल है, अपव्यय वेग को परिभाषित कीजिए। देखिए अपव्यय वेग क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो अपवहन वेग है ये विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। बोर्ड परीक्षा में 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला सवाल है, अतिचालक किसे कहते हैं, या अतिचालकता की परिभाषा दीजिए। देखिए अतिचालक क्या होते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ताप व प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है, नॉर्मल नहीं होता, असामान्य होता है। ताप को क्रम से अगर हम घटाते जाएं, यानी उन पदार्थों को यदि हम ठंडा करें तो प्रतिरोध धीरे धीरे घटता जाता है, लेकिन निम्न ताप की एक निश्चित सीमा के बाद प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। अब जब प्रतिरोध ही 0 हो गया तो वो पदार्थ क्या बन जाएगा, अतिचालक बन जाएगा, चालक नहीं अतिचालक बन जाएगा। कब बनेगा, ऐसे पदार्थ जिनको ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब शून्य हो जाएगा, जब प्रतिरोध ही शून्य हो जाएगा तो बाधा शून्य हो जाएगी, तो उसमें धारा का मान अनंत हो जाएगा, इसलिए ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगला सवाल है कि मीटर सेतु में संतुलन जो बिंदु होता है वो प्राय मध्य भाग में क्यों लिया जाता है। तो इस सवाल का उत्तर कि मध्य भाग में क्यों लिया जाता है, मध्य भाग में इसलिए लिया जाता है ताकि जो मीटर सेतु की सुग्राहिता जो है मध्य में बिल्कुल अधिकतम होती है। जो तार होता है उसके जो मध्य भाग होता है वहाँ पर मीटर सेतु की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है। और दूसरा कारण क्या है कि अगर हम मध्य भाग में संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान सही प्राप्त होता है। अगला सवाल है, एबेसेदा का सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तांबे तथा जर्मेनियम को कमरे के ताप से यदि हम 40 केल्विन तक ठंडा करें तो इस प्रक्रिया में प्रतिरोध का मान, पहला ऑप्शन है दोनों के लिए घटेगा, दूसरा है दोनों के लिए बढ़ेगा, तीसरा है तांबे का बढ़ेगा तथा जर्मेनियम का घटेगा, और चौथा ऑप्शन है तांबे का घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तांबा और जर्मेनियम। तांबा धातु है और जर्मेनियम अर्धचालक है, और हम इसको ठंडा कर रहे हैं, हम जानते हैं अर्धचालकों को जब ठंडा करते हैं तो वे कुछ चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और इसमें प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो जो जर्मेनियम है जो अर्धचालक है उसको जब हम 40 केल्विन तक ठंडा करेंगे तो अर्धचालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए तांबे का प्रतिरोध तो घटेगा, क्योंकि तांबा क्या है, धातु है, चालक है, और चालकों को जब ठंडा करते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता है, और अर्धचालक जो होते हैं उनको ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए इसका उत्तर द वाला जो ऑप्शन है चौथा वो सही होगा, तांबे का घटेगा तथा जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध मापन के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है। प्रतिरोध मापन के लिए पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा व्हीटस्टोन सेतु, और चौथा है वोल्टमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा
व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का उद्देश्य क्या है? अज्ञात प्रतिरोध का मापन करना, और इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही मीटर सेतु का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता कैसी होती है, उसको लिखिए। ये इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है, यानी अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, यदि हम उनका ताप बढ़ाएंगे, उनको गर्म करेंगे, तो वो चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और चालक बनेंगे तो उनका प्रतिरोध घटेगा, यानी कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है और वो चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है जो इसी साल आया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों? कोई दो कारण लिखिए कि कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं, जो जिनके ऊपर वलय बनी हुई थी रंगीन, उनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके दो कारण लिखिए। तो सबसे पहला कारण है कि क्योंकि ये सस्ते होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, जिससे किसी भी परिपथ में लगाने पर ये बहुत ही कम जगह लेते हैं और खर्च भी बहुत कम आता है। तो इसलिए कार्बन प्रतिरोध उपयोगी होते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा कि सेल के विद्युत वाहक बल के मापन के लिए उपयुक्त यंत्र का नाम लिखिए, कि हमें सेल का विद्युत वाहक बल मापना है सही, तो उसके लिए हम कौन सा यंत्र काम में लेंगे? तो इसका उत्तर आएगा विभव मापी। क्या उत्तर आएगा? विभव मापी, क्योंकि विभव मापी जो होता है वो किसी भी चीज़ का बिल्कुल सही मापन करता है। अगला सवाल है, किसी चालक की लंबाई आधी करने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा? किसी चालक, जैसे मान लो ये चालक है, ये पेन जो है चालक है, यदि इसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा? तो जैसे प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होता है, उसी प्रकार चालकता भी पदार्थ का गुण होता है, क्योंकि ये इस पेन की लंबाई यदि मैं आधी कर दूंगा तो भी पेन उसी चीज़ का बना हुआ है जिससे पूरा पेन बना हुआ था, इसलिए जो चालकता पहले थी वही चालकता आधी करने पर भी होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता पदार्थ का गुण है, ना कि सैंपल का। तो इसलिए इसका उत्तर होगा चालकता अपरिवर्तित रहेगी। अगला सवाल है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए। ऐसे दो उपकरण जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर है मीटर सेतु। पहला उपकरण कौन सा है? मीटर सेतु। और दूसरा उपकरण है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये पहले चलता था अपने प्रायोगिक लैब के अंदर, लेकिन अब नहीं चलता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अगला सवाल है, हीटर के तार तथा फ्यूज के तार के विशिष्ट लक्षणों की तुलना कीजिए। कि एक तो हीटर के अंदर जो तार लगा होता है, आपने देखा हो जो मुड़ा हुआ तार लगा होता है एक स्प्रिंग जैसा, और दूसरा होता है फ्यूज, जो हमारे घरों में फ्यूज में हम तार बांधते हैं ताकि हमारे जो लाइट कभी घर में ज़्यादा आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, तो उपकरण नहीं जलें। तो उन दोनों तारों में क्या तुलना है, क्या अंतर होता है? देखिए हीटर का तार जो होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक अधिक होता है, तभी तो वो इतना गर्म होने के बाद भी हीटर का तार पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। जबकि फ्यूज के तार उल्टा होता है, फ्यूज के तार का विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक कम होता है, ताकि जैसे ही हाई वोल्टेज आएगी वो तार तुरंत पिघलकर टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे घर की लाइट कट हो जाएगी, जिससे हमारे जो उपकरण है वो जलने से बच जाएंगे। जबकि हीटर का तार कैसा होता है? खूब गर्म करने के बाद भी वो पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है। देखिए एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है अगला, कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी, जो बीच की भुजा पर हमने धारामापी लगाया था बी और डी के मध्य, और नीचे की तरफ हमने सेल लगाया था, कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, यानी धारामापी के स्थान पर सेल लगा दें और सेल के स्थान पर हम धारामापी लगा दें, तो संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो संतुलन बिंदु आता है, जॉकी को तार के ऊपर चलाने पर जो संतुलन बिंदु आता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में धारा मापी वाली जो भुजा होती है उसके अंदर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है।
इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राहक कब होता है, सबसे ज़्यादा सुग्राही कब होगा। तो इसका उत्तर है जब व्हीटस्टोन सेतु की भुजा में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS, PQRS, P के सामने Q और R के सामने S। तो ये जब चारों प्रतिरोध एक समान कोटि के हों, एक समान कोटि के मतलब कि या तो इकाई के अंक में हो या दहाई के अंक में हो, यानी 10 की घात 2 के रूप में हो या 10 की घात 3 के रूप में हो, तो समान कोटि के अगर होंगे तो उसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रतिरोध तो 10 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध 1 लाख ओम का है, तो 10 ओम का मतलब 10 की घात 1 और 1 लाख का मतलब हो गया 10 की घात 5, तो कोटि अलग अलग हो गई ना, तो सुग्राही नहीं होगा। सुग्राही कब होगा, जब चारों प्रतिरोधों की कोटि एक जैसी होगी, यानी समान कोटि के होंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हमसे बोर्ड की परीक्षा में एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। ऐसे 2 पदार्थ लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। तो इसका उत्तर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, जबकि धातुओं का अल्फा कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, 2 ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी वो चालक बन जाएंगे, चालकों की तरह व्यवहार करेंगे। तो उत्तर है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, क्योंकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता रो जो होती है, रो प्रतिरोधकता, वो ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला एक सिंपल सा सवाल है, एक चालक तार में 1 मिनट में 60 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में 60 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान कितना होगा। हमें समय दिया हुआ है 1 मिनट और आवेश दिया हुआ है 60 कूलाम, तो धारा कितनी होती है, आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश है 60 कूलाम और समय कितना है, 1 मिनट। अब देखिए हमको 1 मिनट को एसआई पद्धति में चेंज करना होगा और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, इसलिए 1 मिनट को हमको यहाँ पर 60 लिखना होगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 1 एम्पियर। तो धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अगला सवाल है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोटि क्या होती है। धातु जो है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो किस संख्या के रूप में पाए जाते हैं, कितने होते हैं वो। तो इसका उत्तर आता है कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लगभग 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर धातु का टुकड़ा है, चालक है, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लगभग 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर या प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें होती है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 यूनिट कितने जूल के बराबर है। 1 यूनिट, या यूँ कह सकता है 1 किलोवाट घंटा, यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा भी होता है जो हमारे बिजली के बिल में आता है, कितने जूल के बराबर है। तो हमने कल भी वीडियो में देखा था, इसका उत्तर होता है 36 लाख जूल। कितना होता है, 36 लाख जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 की घात 6। दोनों एक ही बात है, 36 लाख लिखो या 3.6 गुना 10 की घात 6 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। इस सवाल को आप याद कर लीजिए, 36 लाख जूल या 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। देखिए विभव मापी से संबंधित एक अगला सवाल है कि इसमें एक क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है कि 2 विभव मापी हैं, 2 विभव मापी हैं और दोनों विभव मापियों की जो विभवांतर जो मापन कर रहे हैं, विभवांतर का दूरी यानी लंबाई के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसका ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। ये पहला विभव मापी, ये दूसरा विभव मापी। विभवांतर का लंबाई के साथ परिवर्तन का ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, तो कौन सा विभव मापी सुग्राही होगा। तो देखिए ऐसा सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि विभव मापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता किसे कहते हैं? x इज इक्वल टू EP/L। ठीक है, EP क्या है यहाँ पर? विभव v, और लंबाई क्या है? L, ये रही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक ग्राफ A है और एक ग्राफ B है। तो यहाँ पर कौन सा विभव मापी अधिक सुग्राही है? हम जानते हैं कि जिस विभव मापी की विभव प्रवणता कम होगी वो ज़्यादा सुग्राही होता है। तो यहाँ पर विभव प्रवणता का अर्थ है ढाल, कि ढाल, विभव प्रवणता क्या है? ढाल है। देखिए ये रहा लंबाई, यहाँ पर वोल्टेज में हमने लंबाई का भाग लगाया तो ये क्या बन गया? ढाल। y अक्ष पे x अक्ष का भाग लगा देते हैं तो ये ढाल बन जाता है, tan थीटा बन जाता है ढाल। और यहाँ पर ढाल क्या है? विभव प्रवणता है। तो कौन से वक्र की ढाल कम है? हम देख रहे हैं कि जो B वक्र है उसकी ढाल कम है। ढाल का मतलब जिसकी ढलान कम है। देखिए A वक्र की ढलान ज़्यादा है और B वक्र की ढलान कम है। इस ढलान को ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? विभव प्रवणता। तो यहाँ पर B जो विभव मापी B है उसकी ढाल कम है। ढाल, यहाँ पर ढाल है विभव प्रवणता, यानी इसकी विभव प्रवणता कम है, अतः जो विभव मापी B है वो ज़्यादा सुग्राही होगा, ज़्यादा सुग्राही होगा क्योंकि उसकी विभव प्रवणता यहाँ पर कम है। विभव मापी से संबंधित एक सवाल है कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसके बारे में हमने बताया था आपको कि प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल का मान द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मानों से हमेशा अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा वोल्टेज उसके ऊपर वितरित करेंगे प्राथमिक परिपथ में तो ही हम द्वितीयक परिपथ में कम वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम प्राथमिक परिपथ में बैटरी का मान द्वितीयक परिपथ से कम रख देते हैं तो कम रखने पर हम ज़्यादा का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज़्यादा रखने पर हम कम का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल हमसे इस पाठ में से पूछे जा सकते हैं और सर्किट से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं जो किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम के ऊपर आधारित होते हैं। देखिए ये एक विद्युत परिपथ से संबंधित समस्या है जिसमें हमें किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके और इस परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लूप हमें दिखाई दे रहे हैं, दो सेल लगे हुए हैं, एक 14 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का, और तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 4 ओम का, 6 ओम का और 2 ओम का। तो हमें तीनों धाराओं I, I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो विभिन्न संधियाँ हैं उनका हमने नामकरण कर दिया है A, B, C, D, E, F। तो हम यहाँ पर किरचॉफ का सबसे पहले प्रथम नियम हम लगा रहे हैं, धाराओं का नियम। तो धाराओं का नियम यहाँ पर देखिए, इस सेल से जो विद्युत धारा चली मान लो वो I है, कुल धारा कितनी है? I है। जब ये विद्युत धारा I इस संधि B पर पहुँचती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस धारा I का विभाजन दो धाराओं में हो जाता है, I1 और I2। तो हम अगर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, तो आने वाली धारा हो गई I और जाने वाली धारा हो गई I1 और I2, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमने किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पर लगा दिया है। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम काम में लेंगे और किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद लूप या बंद पाश का नियम है, वोल्टा का नियम है। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बंद लूप A, B, E, F, A काम में ले रहे हैं। बंद होना चाहिए ये लूप, A जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर ख़त्म होना चाहिए, A, B, E, F, A। अब हम यहाँ पर ओम के नियम से और किरचॉफ के नियम का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं, हमने यहाँ पर निर्दिष्ट धारा की दिशा मान ली कि पहले लूप में निर्दिष्ट धारा की दिशा ये है और दूसरे लूप में निर्दिष्ट धारा की दिशा ये है। अब हम निर्दिष्ट धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखी थी, एक आमदनी और एक खर्चा। तो आमदनी कहाँ से हो रही है? सेलों से, और खर्च कहाँ पर हो रही है? प्रतिरोधों पर। तो सबसे पहले हम खर्च अगर देख लें तो खर्च, हम निर्दिष्ट धारा की दिशा में चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि विद्युत इस 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। तो ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR। तो इस 4 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव पतन हुआ? V इज इक्वल टू IR। I धारा हो गई और R कितना हो गया? 4। तो कितना इसके ऊपर विभव पतन हो गया? 4I। V इज इक्वल टू IR। R कितना है? 4 है। तो इसलिए इस 4 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन हो गया 4I। अब हम आगे की ओर चलें तो दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम। इस लूप के अंदर दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम। निर्दिष्ट धारा की दिशा हमारी ये है
और इस 6 ओम के प्रतिरोध में भी धारा की दिशा क्या है, I1 जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा भी निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर विभव पतन कितना होगा 6I1। 6 ओम का प्रतिरोध, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I1, इसलिए यहाँ पर हम इसके ऊपर कितना विभव पतन होगा 6I1 और प्लस के रूप में होगा क्योंकि I1 की दिशा निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, इसलिए 6I1। ये तो हो गया खर्चा। अब आमदनी कितनी है, यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं निर्दिष्ट धारा की दिशा में। सबसे पहले हम निर्दिष्ट धारा की दिशा में चले, तो जैसे हम यूँ चल रहे हैं तो ये 10 वोल्ट का जो सेल है उस पर हम किस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे निर्दिष्ट धारा की दिशा में। तो हम कैसे इसके ऊपर प्रवेश करेंगे, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। और हमने चिन्ह परिपाटी के अंदर देखा था कि किसी सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलते हैं तो उसका विद्युत भागबल धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका विद्युत भागबल +10 लेंगे। 10 कैसे लेंगे, प्लस। अब आगे हम चले लूप में, आगे की हम तरफ चले तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, वापस ए पर पहुँचेंगे। इस तरह से घूमते हुए ए पर पहुँचेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो 14 वोल्ट का सेल है इसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हम इस तरह से प्रवेश करेंगे घूमकर वापस। तो ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसका विद्युत भागबल भी हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम I का मान यहाँ पर I1 + I2 रख दें किरचॉफ के प्रथम नियम से, यहाँ पर हम रख देते हैं I का मान। तो यहाँ देख रहे हैं हम 4I1 + 4I2 + 6I1 = 24 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम 4I1 और 6I1, तो ये दोनों मिलकर 10I1 + 4I2 = 24। 2 को बाहर निकालें तो 5I1 + 2I2 = 12। समीकरण 1 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई इस बंद लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से। अब हम दूसरा बंद लूप ले रहे हैं BCDEB। इस बंद लूप में हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम खर्चा देखते हैं। निर्दिष्ट धारा की दिशा ये हमने मानी हुई है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये 2 ओम का प्रतिरोध पड़ता है, निर्दिष्ट धारा भी इस दिशा में है और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली I2 धारा की दिशा भी इसी दिशा में है, तो इसके ऊपर विभव पतन 2I2 होगा और ये धनात्मक होगा। अब हम आगे की ओर चलें, निर्दिष्ट धारा की दिशा में अगर हम चलें तो हम देख रहे हैं कि निर्दिष्ट धारा कैसे घूमकर जब वापस आएंगे B की तरफ तो निर्दिष्ट धारा इस तरह से आएगी, इस दिशा में, और इस 6 ओम के प्रतिरोध में जो I1 धारा है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और निर्दिष्ट धारा की दिशा विपरीत है, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा और 6I1, क्योंकि इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, I1 है। ये तो हो गया खर्चा। अब आमदनी देखें तो यहाँ पर एक ही सेल लगा हुआ है। अब हम निर्दिष्ट धारा की दिशा में जब हम चलेंगे और वापस घूमकर B की तरफ जाएंगे तो हम प्लस से माइनस की ओर प्रवेश करेंगे, और जब धन से ऋण की ओर प्रवेश करते हैं तो चिन्ह माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पर -10 होगा, यहाँ पर +10 था, यहाँ पर -10, यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर जा रहे थे, यहाँ प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए माइनस ले रहे हैं। अब इसको आगे हम जब हम हल करते हैं तो हम देखते हैं इस वाली समीकरण को हम इस माइनस को बाहर निकाल लें तो 6I1 माइनस का 2I2 = प्लस का 10। हमने इस माइनस को कॉमन ले लिया है पूरी समीकरण में, तो ये हमारी बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 को अगर हम यहाँ लिखें तो समीकरण 1 है 5I1 + 2I2 = 12। ये समीकरण 1 है हमारी। इन दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ दें तो हम देखते हैं जोड़ने पर 2I2 से 2I2 कैंसिल हो रहा है और 6 और 5 11I1 = 12 और 10 22। तो यहाँ पर हमको I1 का मान 22/11 यानी 2 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो I1 का मान हमने यहाँ पर देखा कि 2 एम्पियर हमको प्राप्त हो रहा है। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में I1 का मान रखकर I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमने समीकरण 1 में I1 का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में, तो हम देखते हैं 5, I1 का मान है 2, तो 5 × 2 + 2I2 = 12। तो 5 × 2 10 हो गया, प्लस 2I2 ये किसके बराबर हो गया, 12 के। तो 2I2 किसके बराबर होगा, 12 - 10 यानी 2 के। तो I2 का मान हो गया 2/2 यानी कि 1 एम्पियर।
I1 का मान था 2 एम्पियर और I2 का मान हो गया 1 एम्पियर। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अर्थात I इज इक्वल टू I1 कितना है 2, I2 कितना है 1, तो कुल धारा हो गई 3 एम्पियर। इस तरह से हम इस तरह की समस्याओं को किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं।